सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने रेशो और रेशो प्रोपोर्शन को कवर किया था। और आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे, जैसे कि आज वाली टॉपिक जो है हमारी कंटिन्यूड रेशो है। तो कंटिन्यूड रेशो के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे थे कि ये समझाएं, तो उनको मैंने बता दिया था कि हम अगले लेक्चर में ये चीज़ें कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने वो रेशो वाली टॉपिक्स, अगर जिन्होंने लाइव सेक्शन अटेंड नहीं किए थे तो वो समझ ली होंगी। तो हम आगे जो है मूव करते हैं। अब बताएं, रेशो याद है? किसी को पता है ये रेशो क्या होता है? हेलो। रेशो याद है किसी को? क्या पढ़ा था हम लोगों ने रेशो में? तो रेशो में मैंने आपको बताया था कि दो चीजों का जो है ना कंपैरिजन होता है रेशो में। जैसे 2:3 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसको जो है लिखने का तरीका ये है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये था कि इसको 2:3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रेशो प्रोपोर्शन को कवर किया था। रेशो प्रोपोर्शन में क्या था कि दो रेशो थे, जैसे 2:3 है, वो इक्वलेंट थे किसके? 4:6 के। ऐसे ही बात थी। और उसमें हम लोगों ने ये चीजें कवर की थी कि प्रोडक्ट ऑफ ये एक्सट्रीम्स, और इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। मतलब 2 × 6 इज इक्वल टू 3 × 4। तो ये भी 12 था, ये भी 12 था। ठीक है, इस हवाले से हमने ये चीजें कवर कर दी थी। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ रही थी। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें एक चीज कम हो रही थी तो दूसरी चीज बढ़ रही थी। यहाँ एक चीज कोई बढ़ रही थी तो दूसरी चीज कम हो रही थी। तो ये चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दी थी। तो आप, आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज जो है हम कंटिन्यूड रेशो को देखेंगे। कंटिन्यूड रेशो में क्या होता है कि जैसे प्रोपोर्शन में क्या था कि जैसे ये देखे ना, 2:3 इक्वल टू 4:6, ऐसे था ना। चार मतलब थे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। कंटिन्यूड रेशो में ऐसे है, अगर के दो मीन्स आपस में बराबर हों तो उसमें वो कंटिन्यूड हो जाता है। जैसे ये दो मीन्स है ना, मीन्स अगर ये सेम होंगे तो कंटिन्यूड रेशो हो जाएगा। अगर ये देखें, अगर 2:3:6 होता, तो ये जो है आपस में दोनों सेम थे, तो ये कंटिन्यूड हो जाता। आ रही है बात समझ में? तो कंटिन्यूड में क्या होता है, फिर इसको है 2:3:6 लिखते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूड रेशो को लिखा जाता है। ठीक है। कंटिन्यूड रेशो में क्या होता है, तीन जो नंबर्स होते हैं, A, B और C, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। आ रही है बात समझ में सबको? तो इसको मैं थोड़ा, अगर मैं हाईलाइट करूँ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो कंटिन्यूड रेशो क्या होता है। तो ये कंटिन्यूड रेशो जो है, three quantities in fact the combination of two ratio with common quantity with same size। ठीक है, तो ये पॉइंट है। और उसके बाद जो है आगे इनके हम एग्जांपल देखें आपको कैसे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये देखिए, फाइंड द रेशो, फाइंड द कंटिन्यू रेशो है, A:B:C। इफ A:B इज इक्वल 5:6, और B:6 इज इक्वल, C इज इक्वल टू 6:7। तो इसमें आप लोगों ने कंटिन्यू रेशो कैसे मालूम करना है? तो ये 5 रेशो देखें सेम है ना, 5:6, दूसरा है 6:7। तो ये दोनों सेम है, तो इसको A:B और B:C
और ये लिख सकते हैं 5:6:7, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ये बिल्कुल सिंपल था, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। अब आपके पास दो रेशियोज हैं, अब इसमें सेम नहीं है जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था। तो इसमें देखें 5:6:7, 6 जो था ना दोनों में सेम था, जैसे सेम इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, या A:B में देखें सेम है और इधर भी सेम है। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि आपका जो है, अब आपके पास जो है XY रेशो है, दो रेशोज हैं, ठीक है। उसमें ये देखें 6:7 है और इसमें 8:9 है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो Y की वैल्यू देखें, ये 7 और ये 8 है, बराबर नहीं है। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में था, प्रीवियस में क्या था, मैं इधर लिख देता हूँ 5:6 था और 6 हाँ 7 था या 8 था जो भी था, ठीक है। तो मैं नोट 7 था, ठीक है। तो ये क्या लिख रहे थे हम इधर, 6:7। तो इस पे आप लोगों ने ये चीज नोट की थी कि 6 जो है इधर भी सेम था, जो कंटिन्यू रेशो में होता है इसमें भी सेम है। तो इसको हम 5:6:7 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कंटिन्यू रेशो हमने मालूम किया था। अब हमारे पास एग्जाम्पल जो है उसमें कुछ ऐसे है तरीकाकार कि एक्स वाई, अब एक्स वाई का रेशो क्या है, एक्स वाई का रेशो है 6:7 और वाई जेड का रेशो क्या है 8:9। अब ये देखें इस केस में क्या है कि इस केस में आपके ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो कंटिन्यू रेशो तब बनता है या जब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम हो। आ रही है बात समझ में। तो इसके मेथड तरीका तरीका क्या है, मैं इधर आपको सॉल्व कराता हूँ, हालांकि इधर आपको नजर भी आ रहा होगा सॉल्व हुआ पड़ा है, लेकिन मैं इधर खुद लिख रहा हूँ ताकि आप लोग स्टेप समझें कैसे हो रहा है। तो इसका देखें, ये तरीका है, एक्स कितने रेशोज हैं, एक दो तीन, एक्स वाई जेड। तो आप लोग जो है एक्स रेशो वाई रेशो जेड इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या किया, पहले 6:7 को लिखा, एक्स वाई, एक्स रेशो वाई को, तो ये आपका 6:7 हो गया। अब दूसरा आपके पास रेशो कौन सा है, वाई रेशो जेड, नीचे वाला, ये ऊपर वाला क्या है एक्स रेशो वाई और नीचे वाला है वाई रेशो जेड। तो इस केस में देखें तो वाई रेशो जेड 8:9 के बराबर है, तो इसमें वाई की वैल्यू क्या है 8 है। तो 8 हमने वाई के नीचे लिख दिया और जेड के नीचे हमने 9 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ये तरीकेकार है। अब क्या है कि एक्स और वाई है ना आपस में। तो इसमें क्या आपने क्या किया, एक्स और वाई को, ये जो देखें एक्स और वाई है ना, ये एक्स 6 और इस वाली दूसरे वाली वाई, इनको आपस में आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 × 8, क्या आंसर आएगा 48, ठीक है। फिर वाई वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8, तो ये किसके बराबर है 56 के बराबर हो गया। उसके बाद अब देखें, ये जो 7 है, ये 7 वाई वाला जो है ये जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन होगी, 7 × 9, तो ये 63 हो गया। ये आसान तरीका है, ठीक है। ये आसान तरीका है। अब आपका कंटिन्यू रेशियो बन गया, क्या है, एक्स रेशो वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 48 रेशो 56 रेशो 63। तो ये जो है आपका कंटिन्यू रेशो इस तरीके से निकलता है। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, थोड़ा टिपिकल था। इसमें आपने ये चीजें जो है समझ ली है कि एक्स वाई जेड जो है, ये आपने अगर टेबल अच्छे तरीके से बना ली ना ये वाली, तो आप जो चीजों को सही तरीके से करेंगे। ये आपने टेबल सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू रखने हैं,
ठीक है। और जो है वाई के और जेड के रखने हैं, फिर आपस में इनकी मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, आ रही है बात समझ में? थोड़ा ये अपडेट सर हमने में। प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, तो रिवाइज हो रहा है। ओके गुड, तो हम आगे मूव करते हैं फर्दर। तो ये इसके फर्दर एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट और इनवर्स ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर डिटेल में समझाया था। आई थिंक इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये इसकी एक्सरसाइज है, ये आप खुद एक्सरसाइज सॉल्व करें। ठीक है, ये और फाइंड एक्स इफ, ये एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हैं। इनकी एक्सरसाइज भी आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके जो है आ सकते हैं एग्जांपल में, तो इसको मैं अभी आपको ये करवाता हूँ। आई थिंक ये देखूँ कौन सा डिफिकल्ट है जो आपको। ओके, यही करवाता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इस तरीके से आई थिंक मैंने आपको कल भी करवाया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, फिर भी हम एक कर लेते हैं आज। तो इफ द कास्ट ऑफ एग्जांपल ये करते हैं। इफ द कास्ट ऑफ 10 सिमिलर बुक्स इज, मैं बताता हूँ, बुक्स इज 500 रुपीज, फाइंड द कास्ट ऑफ 15 बुक्स। अब देखें किसी ने क्वेश्चन किया है कौन सी बुक है, तो आप जो है ये मैथमेटिक्स जो है सिंटेक्स बुक जो है STBB। ठीक है, STB मैथ जो है क्लास 7 की बुक है ये। तो आप अगर पंजाब से हैं या फिर जो है बलूचिस्तान से हैं या KPK से हैं, तो आप जो है कौन सी बुक डाउनलोड करेंगे, STBB वेबसाइट वेबसाइट जो है ना, वहाँ पे जाएंगे, मैथमेटिक्स की सारी बुक आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश पोर्शन में मिल जाएंगी, तो वो आप डाउनलोड कर लें, ताकि जो है आपको आसानी हो जाए हमारे साथ सिंक्रोनस रहने में। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको जो है ना वहाँ से कराता रहूंगा, उसमें बेस्ट एग्जांपल्स के तरीके हैं। ओके, और फर्दर आपने अगर गिरफ्त करनी है ना, बाकर आप कह रहे हैं कि हम और प्रैक्टिस करें, तो जितना हो सके एप्टीट्यूड का कोई भी बुक हो जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी बुक ले लें, उससे जो है आप जो है प्रिपरेशन करते रहें, जिसमें जो है इंग्लिश और जो है मैथ्स दोनों पोर्शन हो। ठीक है, तो ये भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर ये हम जो है अगर बाकायदा तैयारी करना चाहें मैक्सिमम, तो आप एप्टीट्यूड बुक की एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए कोई भी बुक उठा सकते हैं, तो वहां से आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब जो है एग्जाम्पल 1 है, इफ द कास्ट ऑफ 10 सिमिलर बुक्स इज 500 रुपीज। तो 10 बुक्स हैं, उसकी 500 रुपीज प्राइस है। द कास्ट ऑफ 15 बुक्स क्या होगी, तो 15 बुक्स की कास्ट क्या होगी। इसको पहले मैं जो है ना आसान तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको तरीका तो नहीं पूछा जाएगा ना एग्जाम्स में। अगर जो आपको आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, फिर भी आपका सही है। अब देखें, अगर जो है 10 बुक्स की बुक की प्राइस 500 रुपीज है, तो 15 की कितनी होगी। तो आपने क्या करना है, इनमें से जो है किसी भी एक की बुक की प्राइस मालूम करनी है ना। तो 10 बुक की प्राइस 500 रुपीज है, तो आप एक की मालूम करने के लिए 500 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ऐसे ही। तो आपको एक बुक की प्राइस मिल जाएगी। तो एक बुक की प्राइस क्या आ गई, 50 रुपीज। आ रही बात समझ में? अगर एक बुक की प्राइस 50 रुपीज है, तो 15 बुक की क्या आएगी, आपने जस्ट मल्टीप्लाई किया 15 बुक्स, तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा, ये 0 हो गया, और 5 × 15 जो है 75 होगा। 750 आपका जो है आंसर है, तो मतलब 15 बुक्स की क्या कास्ट क्या होगी, 750। तो ये देखें, ये आसान तरीका है। ये अगर आपको ऐसे सिंपल आ जाए ना पेपर में, तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि प्रोसेस आपको आना चाहिए, ये क्यों यूज होता है और जो है इसका फायदा क्या है। और काफी टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे आपको ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गए, बहुत ही आसान थे। तो आप जो है ना ऐसे भी सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं।
ओके, सो अब ये एग्जाम्पल है कि 15 बुक्स है कि 10 प्राइस जो है मालूम करनी है। तो इसमें क्या है, अगर जो है ये हमने क्या करना है, पहले जो है बुक्स और कास्ट की जो है ना रेशो को लिखेंगे। तो 10 बुक्स है, उसकी कास्ट क्या है 500। तो 10 और 500 दोनों आपस में लिख दी हमने सीरीज में। और कास्ट मालूम करनी है किसकी, 15 बुक्स की। 15 बुक्स की लिख दिया, कास्ट हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो ये इसकी डेटा आप लोगों ने बनाई। अब इस केस में क्या होगा कि ये देखें, अगर बुक्स आप बढ़ाएंगे तो जाहिर बात है कास्ट भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मैंने क्या बताया था, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, दूसरे लफ्जों में मैं आपको बताऊं कि ये 500 है ना, तो एक्स की वैल्यू 500 से कम नहीं होगी, 500 से ज्यादा होगी। इसको दूसरे लफ्जों में से भी हम पढ़ सकते हैं। अब जो है क्या होगा कि 10 बुक, इसको जो है ना आपने रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है। कैसे होता है, आप नीचे से इधर से 10 से नीचे आएंगे, जहाँ पे एरो की सैंपल जा रही है 10 से नीचे आएंगे तो ये 10:15 आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शन की सिंबल देंगे। फिर ये ऊपर से जहाँ से एरो डायरेक्शन दे रहा है ना, उस डायरेक्शन में जाएंगे ऊपर से नीचे, 500 से एक्स। ठीक है, अब एक्सट्रीम और उसकी जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो वो करनी है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो ये आप 10 और एक्स की मल्टीप्लाई करें, 15 और 500 को मल्टीप्लाई करें। तो देखें ये क्या हो गया, 10x 10x इज इक्वल टू 75 और डबल जीरो। अब आप 10x से ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो इधर आपने डिवाइड कर दिया इससे, और ये आपका खत्म हो गया, तो ये 0 0। आपका आंसर जो है 750 आ गया। तो ये तरीके कार है रेशियो प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के। अच्छा, अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपको बस हिंट दे रहा हूँ कि अब देखें ये आइडेंटिकल पाइप्स थ्री आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल वाटर टैंक इन 10 hours। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स 5 such pipes will take to fill the same tank। अब जो है एक टैंक है, ठीक है, पानी से भरी हुई, उसमें जो है आपको तीन पाइप्स हैं, ये टैंक है आपकी। ठीक है, अगर इसमें एक पाइप, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप, ये तीन पाइप्स इसमें जा रहे हैं, तो इसको फिल होने में 10 hours लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर के इसमें दो पाइप्स और बढ़ा दें, मतलब 5 पाइप्स कर लें, तो टैंक जो है कितनी देर में फिल होगी। अब आप मुझे बताएं कि ये तीन पाइप्स पहले थे, 10 घंटे लग रहे थे, अब 5 पाइप्स हो गए, तो टाइम 10 घंटे से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, थोड़ा बताएं मुझे। अगर कोई टैंक है उसमें 5 पाइप्स अगर हमने कर दी है, तो उसमें 10 घंटे से ज्यादा लगेगा कम लगेगा। सर कम लगेगा। कम लगेगा, मतलब पाइप्स आप बढ़ा रहे हैं तो आपका जो है टाइम जो है कम लग रहा है। तो आपका इस तरीके से क्या बता, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन आपका बन रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि पाइप्स रेशो आपका क्या था, 3 पाइप्स में आपको 10 घंटे लग रहे थे, तो 5 पाइप्स में आपका कितना टाइम लगेगा, एक्स मालूम करना है। तो इस केस में आपने जो है, आपने क्या किया, रेशो एंड प्रोपोर्शन को कैसे लिखेंगे, ये ये एरो आपने ख्याल से देने ही। अब ये देखें 3 to 5, मतलब नंबर जो बढ़ रहा है ना, तो 3 छोटा है, 5 बड़ा है। जो छोटा होगा वहां से एरो शुरू करेंगे, जो बड़ा होगा वहां पे एरो खत्म करेंगे, मतलब एरो की डायरेक्शन बड़े की तरफ होगी। ठीक है, अब आपने कहा कि एक्स जितना भी हो लेकिन छोटा होगा 10 से, तो ये छोटा वैल्यू होगा, तो इसलिए हमने एरो इधर से शुरू किया। और ऊपर आपको पता है कि एक्स की वैल्यू जो भी हो
10 से कम होगी, 10 बड़ा होगा तो हमने एरो ऊपर की तरफ ले लिया। आ रही बात समझ, ये पॉइंट है, ट्रिक करनी, ये ट्रिक आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, तभी तो इनवर्स और डायरेक्ट के प्रॉब्लम मुश्किल होते हैं। अब आपने जो रेशियो प्रोपोर्शन ये बनाना है, वो क्या है कि आपने इनिशियल एरो की इनिशियल से स्टार्ट करना है, ठीक है, और इधर तक खत्म करना है, जहां पे एरो खत्म हो रहा है, टेल से हेड तक मतलब। तो आपका जो है देखें, इधर से शुरू किया तो 3:5, ठीक है। आप देखें 10:X स्टूडेंट के लिख रहे थे, तो 10:X नहीं होगा आपका, देखें एरो जहां से स्टार्ट हो जाए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स से, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो X/10 होगा। तो आपका आंसर जो है इस हिसाब से अब आपका सही बनेगा। अब कैसे बनेगा, तो आप इनको मल्टीप्लाई करें 5x, इनको मल्टीप्लाई करें 30, ठीक है, तो x हो गया 6। अच्छा, अगर ते मैं इधर गलती कर लूं, जो रेशियो प्रोपोर्शन में आपको समझा रहा था, ठीक है, मैं जो है इसको दूसरे तरीके से लिख लूं कि आपको, ये स्टूडेंट गलती करते हैं, ये 3:5 आपने लिखा, उसके बाद प्रोपोर्शन दी, फिर मैं जो है 10:x करता हूँ, ठीक है। अब क्या है, अब क्या आंसर आएगा देखें, तो ये 3 × x, तो 3x हो जाएगा, 5 × x तो 50 हो जाएगा। अब इस केस में देखें 3x = 50, तो ये x = 50/3, तो देखिए कितना जवाब तेज आ गया। तो थोड़ी गलती की वजह से आपका आंसर गलत आ सकता है। तो आपने पहले तो इनवर्स देखना है कि वैल्यूज कम हो रही है या बढ़ रही है, इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। उसके बाद आप लोगों ने ये एरो का सिंबल का से ख्याल करना है। ओके, क्लियर हो गई बात। अब आप इसकी 6.2 एक्सरसाइज आप जो है खुद प्रैक्टिस करें, फिर हम इस पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, ये आप जो है 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लें। कल जो है ना, कल और टिपिकल क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग जो लाइव सेक्शन में भी नहीं आ रहे तो उनको भी मैं कहूँगा कल वाला सेक्शन जरूर अटेंड करें, जिसमें टाइम, वर्क और डिस्टेंस के प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक आपकी जो रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, वो इसमें से आएंगे, टाइम, वर्क और डिस्टेंस से। ये टॉपिक अगर आपने समझ ली तो आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसमें से आपके हल हो जाएंगे।